नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्म बिल्स 2020 को। जैसा कि आपको पता है, सरकार जून में इन बिल्स को एक अध्यादेश के जरिए लेके आई थी और सितंबर में ये जो अध्यादेश था वो कानून का रूप ले लेता है, एक एक्ट बन जाता है। तब से आज तक लगातार जो फार्मर्स है वो इन एक्ट का, इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से रीजंस हैं, ऐसी क्या शंकाएं हैं फार्मर्स की, ऐसे क्या डर है फार्मर को जो वो इन तीनों बिलों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी मांग पे अड़ा हुआ है कि ये तीनों जो कानून हैं वो रद्द किए जाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अंग्रेजी अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड और साथ ही साथ इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर हम फार्म बिल्स की बात करें तो पहले तो देखिए ये जो बिल्स थे जो अब कानून बन चुके हैं, ये पास किस तरीके से करवाए गए। तो जून में आपको पता है संसद नहीं चल रही थी, पार्लियामेंट का जो सेशन था वो रन नहीं कर रहा था। कानून जो भारत में बनाए जाते हैं वो आपको पता होगा कैसे बनते हैं। पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है, उसके बाद वो जो ड्राफ्ट है जब उसको संसद में पेश किया जाता है, वो विधेयक के रूप में, बिल के रूप में संसद में पेश होता है। लोकसभा में उस पर बहस होती है, वोटिंग से उसको पास करवाया जाता है। उसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद वो जो बिल है वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में पास होने के बाद आखिरकार राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये जो बिल होता है वो एक एक्ट बन जाता है। लेकिन सरकार इन तीनों कानूनों को एक अध्यादेश के जरिए लेके आई थी, क्योंकि जून के अंदर पार्लियामेंट सेशन जो थी वो रन नहीं कर रहा था। देखो, संविधान के आर्टिकल 123 के अंदर अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। जब किसी कारण से पार्लियामेंट का जो सत्र है वो नहीं चल रहा है, लेकिन कानून बनाना बेहद जरूरी हो जाए और पार्लियामेंट नहीं चल रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, जैसे आपको पता है कोरोना के कारण पार्लियामेंट का सेशन जो था वो रन नहीं कर रहा था, पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, तो सरकार इन कानूनों को एक अध्यादेश के जरिए लेके आई, एक ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आई थी। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ये सिर्फ 6 महीने तक वैलिड होता है और एक कानून के समान ही प्रभावी रहता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने के बाद ये खत्म हो जाता है। इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर इस अध्यादेश को, जो भी अध्यादेश होता है, उसे संसद के दोनों सदनों से पास करवाना होता है। तो जून में इन तीनों कानूनों को सरकार अध्यादेश के जरिए लेके आती है। सितंबर में जैसे संसद का जो सेशन है, जो पार्लियामेंट सेशन है वो स्टार्ट होता है, उसमें पहले 17 सितंबर 17 सितंबर को इसे लोकसभा से ध्वनि मत से पास कर दिया जाता है। मतलब जिसमें वो सांसद जो होते हैं टेबल बजा के अपना जो समर्थन देते हैं, तो इस तरीके से उसको पास करवा दिया गया, जिससे इसके पास करवाने का जो तरीका था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद फिर राज्यसभा में ये जाता है। राज्यसभा में 20 सितंबर को ये पास हो जाता है बिल। तीनों ये जो बिल है वो पास हो जाते हैं। उसके बाद आखिरकार 27 सितंबर को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये जो तीनों अध्यादेश थे वो कानून का नाम ले लेते हैं। तो देखिए, अब हम एक एक करके इन तीनों कानूनों को देखते हैं। पहला कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और तीसरा है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो सबसे पहले हम पहले कानून को देखते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस मतलब फार्मर की जो उपज है, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, किसान अपनी फसल को बेचता है, उसका व्यापार करता है, वो ट्रेड में आ जाता है। कॉमर्स का मतलब होता है कि किसान ने अगर अपनी फसल, जैसे गेहूं है, उसको मार्केट तक लेके जा रहा है बेचने के लिए, उसका ट्रेड करने के लिए, तो मार्केट तक ले जाने में जो उसकी लागत है, मतलब उसको जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट लगा है, ये सब मिला के, मतलब जो भी वहां तक ले जाने में उसका कॉस्ट लगा, वो क्या होता है, वो कॉमर्स होता है। इसके अलावा सरकार क्या करेगी कि इन चीजों को वो फैसिलिटेट करेगी, मतलब कुछ फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड करवाएगी। अब किसान का जो ट्रेड है उसको प्रमोट करेगी। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब है। अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो इस कानून का मतलब है कि किसान ये मतलब सरकार ये कह रही है कि वो फार्मर पर, किसान पर किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है, वो अपनी फसल को कहीं पर भी सेल कर सकता था। इससे पहले कानून क्या था कि एपीएमसी एक्ट जब से आया तो उसमें कानून यही है कि किसान अपनी जो फसल है वो सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही सेल कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने एरिया की एपीएमसी मंडी में।
अब सरकार कह रही है कि किसान अपनी फसल किसी को भी सेल कर सकता है और कहीं पर भी सेल कर सकता है। मतलब वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट लेके आई है कि राजस्थान का किसान यूपी में भी सेल कर सकता है, अगर उसको वहां अच्छे दाम मिल रहे हैं तो चाहे वो पंजाब में सेल कर दे, एपीएमसी मंडी में सेल करे, अपने एरिया के एपीएमसी मंडी में सेल करे, चाहे वो दूसरे जिले की एपीएमसी मंडी में सेल कर दे, दूसरे स्टेट की एपीएमसी मंडी में सेल कर दे, या एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी प्राइवेट ट्रेडर को, किसी भी कंपनी को अपनी जो उपज है वो सेल कर सकता है। अब क्या ये जो कानून आने से पहले क्या सिस्टम था, थोड़ा आपने वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक्ट तो ये कहता है कि किसान अपनी जो फसल है वो सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही सेल कर सकता है और अपने एरिया की एपीएमसी मंडी में ही सेल कर सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। आज भी जो किसान है सिर्फ 6-7% के आसपास किसान है जो एपीएमसी मंडी में सेल करते हैं, बाकी 90 प्लस जो परसेंटेज है किसानों का वो छोटे किसान है। मतलब ऐसे किसान है जो एपीएमसी मंडी के बाहर ही सेल कर रहे हैं। कुछ राज्यों में एपीएमसी मंडी है ही नहीं, कुछ जिन राज्यों में है वहां पर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पास कोई एपीएमसी मंडी नहीं है तो किसान वहां तक जा ही नहीं पाता। छोटा किसान है, उपज कम होती है तो लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं, पास का जानकार जो शाहूकार है, उसको वो अपनी फसल बेच देते हैं। तो सिर्फ 6-7% किसान ही है जो एपीएमसी मंडी में अब सेल कर रहे हैं। तो किसान कह रहे, सरकार जैसे कह रही है कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी सेल कर सकता है, एपीएमसी मंडी के बाहर भी सेल कर सकता है, तो किसान पहले भी सेल कर रहा था। तो अब देखिए विस्तार से इन सारे इस बिल को थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ, और थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि इस बिल के आने से पहले जो किसान था वो अपनी फसल कैसे सेल किया करता था। देखिए किसान के पास 3 ऑप्शन थे अपनी फसल सेल करने की, मतलब लोकल मार्केट, और दूसरी है एपीएमसी, और तीसरी है एमएसपी। अब लोकल मार्केट क्या है, देखो ज़्यादातर किसान मैंने बताया जैसे 94% के आसपास जो किसान है वो ऐसे किसान हैं जो एपीएमसी मंडी के बाहर ही सेल करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर 86% जो किसान है वो छोटे किसान है, मतलब जो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, मतलब स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, मतलब 5 एकड़ से कम की जमीन है, वो छोटे फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इससे भी ज़्यादा की संख्या है, मतलब लगभग 90+ है जो किसानों का वो एपीएमसी मंडी के बाहर ही सेल करता है। तो बाहर सेल करने का मतलब ये है कि जैसे उनकी उपज कम होती है, मंडी दूर है, वहां तक ट्रैवलिंग का कॉस्ट वगैरह वो वहन नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं अपने किसी जानकार को ही या फिर लोकल मंडी जो है वहां जाके किसी भी शाहूकार को, किसी भी ट्रेडर को वो सेल कराते हैं। दूसरा तरीका होता है एपीएमसी मंडी। अब एपीएमसी मंडी क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपको पास्ट में चलना होगा। देखो जैसे 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत का किसान तब के टाइम में बहुत ज़्यादा गरीब था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। तो फार्मर्स क्या करते थे, अंग्रेजों का टैक्स पे करने के लिए जो बड़े बड़े शाहूकार थे उनसे कर्ज लेते थे, और किसान क्या, जैसे ब्रिटिशर्स जो सरकार थी ब्रिटिश, उनका तो टैक्स भर देते थे, लेकिन जो शाहूकार से कर्ज ले रखा होता था वो भी तो पे करना होता था। तो उसके लिए वो क्या करते थे, जब शाहूकार का कर्ज पे नहीं कर पाते थे तो जो शाहूकार होता था वो सीधा चला जाता था किसान के खेत, जब उसकी फसल पकी होती थी तो वहां से उठा के ले आता था या उसकी उपज को कम रेट पे खरीद लेता था। अब भारत देश आज़ाद होने के बाद जब सरकार ने देखा कि किसान का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए 1970 के दशक में सरकार एपीएमसी एक्ट लेके आई। एपीएमसी एक्ट में क्या था कि किसान की फसल को कोई भी डायरेक्ट खरीद नहीं सकता। ये सिर्फ इसमें क्या है कि स्टेट के क्योंकि कृषि जो है वो स्टेट का विषय है, तो स्टेट को एक अधिकार दिया गया, एपीएमसी एक्ट आया कि वो अपने एरिया के अंदर एपीएमसी मंडीज बनाए, और प्रत्येक किसान जो है वो एपीएमसी मंडी में ही जाके अपनी उपज बेचेगा। और वहां पर क्या होगा कि लाइसेंस्ड मिडलमैन होंगे, जिसे अपने आड़तिया कह देते हैं, सरकार के द्वारा सरकार उनको लाइसेंस देगी और वही किसान की फसल खरीदेंगे। मतलब वहां पे किसान लेके आता है फसल और वहां पे आड़तिया होते हैं जो लाइसेंस्ड मिडलमैन होते हैं, सरकार से उन्होंने लाइसेंस ले रखा होता है। वो किसान की फसल वहां पर ऑक्शन प्रोसेस से बिकती है, मतलब बिडिंग होती है, किसान की जो भी उपज होती है उस पर बोली लगती है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो उसकी उस बोली पे किसान जो है वो अपनी फसल बेच देता है। तो ये था एपीएमसी एक्ट। और उसके बाद तीसरा होता है एमएसपी। एमएसपी मतलब जब एपीएमसी मंडी में भी क्या हुआ कि जैसे आपको पता है लाइसेंस्ड मिडलमैन होते हैं, तो इनके कार्टेल्स बनने लगे। मतलब अब किसान के पास ऑप्शन एक ही था एपीएमसी मंडी का ही, तो जब जहाँ एकाधिकार होता है ना, जहाँ मोनोपोली होती है, तो वहाँ देखना कार्टेल्स बन जाते हैं। कार्टेल्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी आड़ती थे वो अपनी साठगांठ कर लेते थे कि इससे ज़्यादा दाम देना ही नहीं है, सारे मिलके एक ही बोली लगाते थे और किसान बेचारे को उसी रेट पे अपनी जो फसल थी वो बेचनी पड़ती थी। फिर सरकार एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
तो सरकार लगभग 23 ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पर सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। जब किसान फसल बो रहा होता है तभी सरकार बता देती है कि इसका जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है ये रहेगा। तो सरकार ने कहा कि अगर आपको मार्केट के अंदर अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करो, डायरेक्ट हमें बेच दो, मैं आपकी जो फसल है वो एमएसपी पर खरीदूंगी। और सरकार आपको पता होगा कि गेहूं जो है वो एमएसपी पर खरीदती है। जैसे इस साल का जो रेट है गेहूं का वो 1975 रुपये पर क्विंटल है। तो सरकार एमएसपी पर खरीद लेती है और उसे फिर सस्ते में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसमें सरकार का लगभग 1.5 लाख करोड़ का खर्च आता है गेहूं खरीदने में एमएसपी पर। और उसके बाद इसके अंदर 1.5 लाख करोड़ खर्च आता है खरीदने पर, और लगभग 90,000 करोड़ का जो अनाज है वो वेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े गोदाम नहीं है और उसमें जो सार संभाल ढंग से नहीं होती सरकारी गोदामों के अंदर, तो 90,000 करोड़ का जो अनाज है लगभग सरकारी वो खराब ही हो जाता है। अब गरीब इंडिया के अंदर इतने हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, और लगभग 90,000 करोड़ का जो अनाज है वो एफसीआई के अंदर वो मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसमें खराब हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन किसान के पास था एमएसपी का, मतलब वो डायरेक्ट सरकार को सेल कर सकता है। लेकिन इसमें भी देखो एक फिक्स डेट होती है जब सरकारी बिक्री शुरू होती है, तो किसान अपनी फसल को ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकता, वेट नहीं कर सकता उस डेट का। तो उसे पहले ही वो किसान चाहता है कि मैं अपनी फसल को निकाल दूं, मतलब उसको बेच दूं। सिर्फ 6% ही ऐसे किसान हैं जो एमएसपी पर बेच पाते हैं। और उसमें और भी देखो, जब किसान सरकारी मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो गोदाम है वहां पर अपनी जो फसल है वो सेल करने के लिए लेके जाता है, तो उसको चक्कर कटवाए जाते हैं। कभी कह देते हैं गोदाम में जगह नहीं है, कभी कह देते हैं वो बोरे वगैरह नहीं है जिसके अंदर आपका जो गेहूं है भरा जाएगा। अब किसान बेचारा इतने चक्कर लगा नहीं सकता, इतने लंबे समय तक अपनी फसल रख नहीं सकता, वो बेचारा फिर ठीक है लोकल मार्केट में आता है, जो रेट मिलता है वहाँ वो बेच देता है। फिर वही एफसीआई का जो अधिकारी है वो लोकल मार्केट के अंदर आता है, पीएमसी मंडी के अंदर आता है, क्योंकि सस्ते में किसान ने बेची होती है, उसको वहाँ पे सस्ते से खरीद लेता है। सस्ते में खरीद के एफसीआई का जो रजिस्टर है उसमें दिखा देता है एमएसपी पर। तो इस तरीके से एमएसपी पर भी इसमें भी घोटाला हो रहा है, करप्शन हर जगह पे है। तो किसान मतलब हर तरीके से पिस रहा था। अब सरकार ने क्या किया कि किसान अपनी फसल है वो कहीं पर भी बेच सकता है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन को, प्राइवेट कंपनी को भी बेच सकता है। अब इसमें देखो किसान की शंका क्या है, किसान को डर क्या है। अब इसमें देखिए जो सरकार है इस बिल के जरिए मिडिल मैन जो है, कमीशन एजेंट जो है उसको खत्म करना चाहती है। देखिए जैसे किसान मंडी के अंदर अपना आलू लेके गया, आलू उसका एक ट्रॉली है वहाँ पे, ठीक है बिडिंग हुई, उस पर बोली वगैरह लगी, लेकिन किसान का आलू जैसे मान लो 3 रुपये किलो के हिसाब से बिका, तो उस लाइसेंस्ड मिडिल मैन ने मतलब आड़ती ने 3 रुपये किलो के हिसाब से उसका आलू खरीद लिया। उसके बाद लेस कंपनी आती है उसके पास, वो उसको आगे बेचता है 7 रुपये किलो के हिसाब से। अब लेस कंपनी फिर उस पे जैसे चिप्स वगैरह तैयार करती है, हमारे पास आता है वो जो एक पैकेट ही है, वो छोटा सा जो पैकेट होता है 10 रुपये का मिलता है। अब उस चिप्स के पैकेट के अंदर लगभग आधा आलू लगा होगा, और किसान ने बेचा कितने में, 3 रुपये किलो के अंदर। और 1 किलो के अंदर अगर आलू मीडियम साइज का हो तो लगभग 10 से 12 पीस होते हैं, 10 पीस तो होते ही हैं। अब इसका मतलब वो जो एक पैकेट है उसके अंदर आधा आलू है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब 10 पीस अगर आलू 1 किलो के अंदर होते हैं तो लगभग 20 पैकेट जो है उससे तैयार हो गए होंगे चिप्स के। 10 रुपये में एक बिक रहा, मतलब 200 रुपये 1 किलो जो हमारे पास आ रहा है वो कितने में आ रहा है, अब 200 रुपये किलो में आ रहा है। तो किसान, अब जो सरकार है वो क्या चाहती है कि जो मिडिल मैन है उनको हम खत्म कर दें। जैसे किसान का जो आलू था वही आगे 7 रुपये में कंपनी ने खरीदा है, तो अगर किसान डायरेक्ट कंपनी तक ही अप्रोच करे, कंपनी तक जाए, तो बीच का जो लाइसेंस्ड मिडिल मैन है, जो कमीशन एजेंट है, मतलब ये खत्म हो जाएंगे, किसान की जो उपज है वो बढ़ सकेगी। लेकिन अब इसमें डर क्या है, देखिए डर ये है क्योंकि किसानों को ये लग रहा है कि सरकार जो है वो एमएसपी खत्म करना चाहती है। वैसे सरकार कई बार इस पर बोल भी चुकी है कि एमएसपी उनके लिए एक बोझ बन चुका है, एक बर्डन बन चुका है। तो एमएसपी क्योंकि इसको महंगे में सरकार खरीदती है, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है, सस्ते में उसे 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं जो है वो सेल करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या कि फार्मर जी ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार प्राइवेट कॉर्पोरेशन, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके जो एमएसपी है उससे बचना चाहती है। देखिए ये सच भी है, अगर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट ट्रेडर्स आ जाएंगे, प्राइवेट मंडी एक सरकारी मंडी के बराबर आ जाएगी, तो स्टार्टिंग में वो अच्छे दाम देंगे, तो जो किसान है वो प्राइवेट जो ट्रेडर्स हैं, प्राइवेट मंडी जो है उसमें जाएगा। अब 2-3 साल तक जब किसान उसमें जाता रहेगा, अच्छे दाम वहाँ पे मिलेंगे, तो एपीएमसी मंडी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई किसान जाएगा नहीं, तो इतनी बड़ी मंडी है उसको रन करने के लिए खर्च भी आता है, तो वो बंद हो जाएंगी। अब सिर्फ कौन सा ऑप्शन किसान के पास, एपीएमसी का ऑप्शन रह नहीं जाएगा।
अब जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं अब अपनी मनमर्जी करेंगे, अब उनके भी कार्टेल्स बन जाएंगे। जैसे एपीएमसी में आड़ती अपनी कार्टेल बना लेते थे, साठगांठ कर लेते थे कि इससे ज़्यादा दाम बोलना ही नहीं है। अब जब किसानों के पास दूसरा ऑप्शन ही खत्म हो गया एपीएमसी का, अब किसान सिर्फ प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच सकता है। अब वो अपनी साठगांठ कर लेंगे कि भैया इससे ज़्यादा किसी ने बोलना ही नहीं है, तो किसान फिर भी वहाँ पर भी किसान का एक्सप्लॉयटेशन होगा। अगर ऐसा होता है तो किसान के पास एमएसपी भी नहीं होगी, क्योंकि एपीएमसी मंडियाँ खत्म हो जानी है, किसान के पास एमएसपी की गारंटी भी नहीं है, ऑप्शन कोई दूसरा है नहीं, और प्राइवेट वाले अपनी मनमर्जी करेंगे। तब क्या होगा? जैसे देखो स्टार्टिंग में जब जियो आई थी तो हमने सोचा था कि एक अच्छा विकल्प आया है, क्योंकि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के जो दाम थे वो ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो हमने सोचा जियो आ गया, ठीक है, एक अच्छा विकल्प है, फ्री में सब दे रहा था। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को अपने दाम भी कम करने पड़े, बड़े खुश थे हम, और सारे फिर वो जियो की तरफ गए। लेकिन जब जियो का एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो गया, सारे लोग उसमें चले गए, तो फिर उसने अपने दाम बढ़ा दिए। ऐसा यहाँ पे होगा, मतलब जब सारे लोग प्राइवेट मंडियों में जाने लगेंगे, सारे फार्मर्स प्राइवेट मंडियों में जाने लगेंगे, तो क्या होगा? जो सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और उसके बाद में अपनी मनमर्जी करेंगे। तो पहले एक्ट के अंदर ये डर है किसान को। अब अपने दूसरे एक्ट की बात करते हैं। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। देखिए ये क्या कहता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो मान लो अगर किसान ने जब गेहूं या फिर आलू की खेती करी, आलू बोया किसान ने, तब आलू का मार्केट में के अंदर रेट था 10 रुपये किलो, ठीक है, 10 रुपये किलो आलू का रेट था। अब देखो आलू को बोया, वैसे अगले दिन तो तैयार नहीं हो जाता, 4 से 5 महीने का टाइम लगता होगा। तो जब 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने बाद जो आलू है वो तैयार हुआ, बिकने के लिए तैयार हुआ, तो उस टाइम मार्केट के अंदर आलू का जो रेट था वो आ गया 2 रुपये किलो। तो इसमें क्या है कि जो रेट, क्योंकि जैसे उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आलू जैसे गेहूं मान लो ज़्यादा बोया गया, तो जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड या फिर उसके जो रेट्स हैं वो गिर जाते हैं। तो वैसे अब सरकार क्या कहती है कि हम मतलब किसान जो है वो इनको प्राइस पर एश्योर कर दें कि आपको इतना रेट तो मिलेगा। क्योंकि जैसे ही किसान ने गेहूं जब बोया तब उसका जो रेट मान लो 2000 पर क्विंटल था, लेकिन जब बेचने के लिए गया तब सिर्फ 1200-1300 रुपये पर क्विंटल ही है। अब सरकार क्या कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब प्राइस बिफोर फार्मिंग। अब इसमें क्या है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास आएंगी, जैसे अपने मान लो पार्ले जी कंपनी है जो बिस्किट तैयार करती है, अब उसको क्विंटल्स में गेहूं नहीं चाहिए, मैट्रिक टन्स चाहिए। बड़ी बड़ी मतलब मालगाड़ी वो गेहूं की बुक करवा लेते हैं। और जैसे लेज की जो कंपनी है जो चिप्स बनाती है, उसको आलू चाहिए, आलू की बड़ी मात्रा में आलू चाहिए, कई सौ क्विंटल उसको आलू चाहिए। तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि आपके पास कंपनी आएगी, उसको जैसे लेज कंपनी को मान लो आलू चाहिए, पार्ले जी कंपनी को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। अब पार्ले जी कंपनी आपके पास आई, मतलब उनके अधिकारी आपके पास आए, पहले उनका इंजीनियर आया, उसने थोड़ा आइडिया लगा के देखा कि इतने एरिया के अंदर अगर अपने गेहूं की खेती करते हैं तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, इतने मैट्रिक टन्स हमें मिल जाएगा गेहूं। तो वो किसान से आके बोलेगी कि भैया, अब एक किसान नहीं होगा क्योंकि पार्ले जी कंपनी एक किसान, अपने ज़्यादा बड़े किसान तो है नहीं, तो उनको तो मैट्रिक टन्स चाहिए, बड़ी मात्रा में जो गेहूं चाहिए। तो क्या करेगी, पूरे गांव से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, एक किसान से नहीं करेगी, मिनिमम 10 किसान या फिर पूरा गांव जो होगा उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आपको, आप मान लो इतने जने हो, इतने जनों की खेत है, तो उनको कह देगी कि आपको इतने, आप सब ने क्या करना है कि इतने एरिया के अंदर गेहूं ही उगाना है, ये क्वालिटी आपने उगानी है, और प्राइस आप अभी तय कर लो, मतलब बोने से पहले आप प्राइस बता दो, प्राइस क्या मार्केट के अंदर मान लो तब जो रेट चल रहा था गेहूं का, वो चल रहा था जैसे 1500 रुपये पर क्विंटल, अपने मान लेते हैं 1500 पर क्विंटल चल रहा था। अब ये कहेगा ठीक है, किसान कहेगा आप तो मेरे को 2500 रुपये पर क्विंटल दे दो, तो ठीक है मैं आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लेता हूँ। तो कंपनी कहेगी चलो ठीक है, मैं 2500 पर क्विंटल के हिसाब से मैं आपको दे दूंगी, और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो किसान और उस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब देखो किसान निश्चिंत है, कोई उसको चिंता नहीं है, मार्केट के अंदर रेट चाहे 2 रुपये या फिर 200 रुपये पर क्विंटल हो जाए, 100 रुपये पर क्विंटल हो जाए, किसान निश्चिंत है, क्योंकि उसे पता है मुझे तो 25 रुपये पर क्विंटल मिलना है, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है। अब जैसे ही फसल पक जाएगी, गेहूं मतलब तैयार हो जाएगा, तो वो जो कंपनी है पार्ले जी कंपनी, वो बड़े बड़े अपने ट्रक्स लगा देगी खेत में लाके, वहाँ पे मतलब तोल के जितना भी किसान का जो गेहूं होगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर देगी। तो सुनने में ये जो एक्ट है बहुत बढ़िया लग रहा है कि ऐसा हो जाए तो ठीक है, किसान को कुछ भी मतलब निश्चिंत है किसान, मार्केट के अंदर रेट कम हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसान ने एग्रीमेंट कर रखा है। अब इसमें किसान की चिंताएं क्या है, देखो ये जो एग्रीमेंट होगा मतलब लगभग 25 से 30 पेजेस का होगा। इतने पेजेस एक तो किसान पढ़ नहीं पाएगा,
इसमें एग्रीमेंट में लिखा ही क्या है वो भी किसान पढ़ नहीं पाएगा। मान लो पढ़ भी लिया, उसके बाद भी क्या दिक्कत है, अगर कुछ ऐसा होता है कि जैसे कंपनी किसी कारण से भाग जाती है, एग्रीमेंट तो कर लिया इतने सारे, जैसे पूरे गांव के साथ आके एग्रीमेंट कर लिया, अब कंपनी भाग जाती है, या फिर जब कंपनी आई, जैसे फसल पककर तैयार है, जब कंपनी आई 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब फसल पकी वो लेने के लिए तो कहती नहीं, मतलब कोई ना कोई बहाना लगाएगी, क्वालिटी सही नहीं आई है वो, और वो कहेगी कि नहीं मैं तो आपको 1500 रुपये पर क्विंटल ही दूंगी, जो मार्केट वाला रेट है, मार्केट में अगर मान लो 1500 चल रहा होगा मैं तो 1500 ही दूंगी। ऐसी सिचुएशन में जो किसान है वो क्या करेगा, मतलब किसान अब वो बड़ी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी है, मतलब एक बड़ी कंपनी है, वकीलों की उनके पास फौज होगी, बहुत लीगल टीम होगी उनके पास। अब किसान कोर्ट में उनके साथ लड़ नहीं सकता क्योंकि उनके पास लीगल टीम है, उनके बहुत सारे वकील हैं उनके पास। अब किसान, एक बात ये भी है, किसान के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो कोर्ट में जाके केस लड़ेगा या फिर अपनी फसल पे ध्यान देगा। और किसान का जो अपना मतलब, यहाँ किसान अगर कोई वकील करता है तो 5-6 हज़ार रुपये का वकील, उस कंपनी के बड़े वकील, मान लो अगर राम जेठमलानी जो है तो उसका सामना कर सकता है अपना 5-6 हज़ार वाला वकील, नहीं कर सकता। तो ये भी दिक्कत है। और इसमें ये भी है कि किसान का और कंपनी के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, अगर इसके बीच ये जो एग्रीमेंट है वो मंडी के अधिकारी की मौजूदगी में होगा। अब मंडी का अधिकारी उस कंपनी की सुनेगा या फिर किसान की सुनेगा, क्योंकि किसान से उसे कुछ मिलना नहीं है। और इसका जो निपटारा एसडीएम लेवल तक की करना है, मतलब एसडीएम और कलेक्टर कर निपटाएंगे इसको। तो यहाँ पर भी कलेक्टर और एसडीएम छोटे अधिकारी होते हैं, मतलब वो उस बड़ी कंपनी की सुनेंगे या फिर किसान की सुनेंगे, तो यहाँ पर भी दिक्कत है। तो ये दिक्कत है किसान को, ये डर है किसान को कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे। अब देखो तीसरा एक्ट जो क्या है, और तीसरा किसान ना इसी एक्ट के अंदर, मतलब एमएसपी भी वो कह रहे हैं कि आप गारंटी दीजिए एमएसपी की। मतलब मान लो अगर कंपनी ने कॉन्टैक्ट कर लिया 25 रुपये पर क्विंटल और मार्केट के अंदर रेट मान लो उसको 35 रुपये पर क्विंटल हो गया, तो अब किसान क्या करे, उसको तो किसान को तो घाटा हो रहा है जिसने कॉन्टैक्ट कर रखा है। तो इसलिए भी किसान चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी उसे मिले, मतलब किसी भी हाल में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो किसान का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। देखिए तीसरा है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। एक्चुअल में ये क्या है कि ये नया कानून नहीं है, ये एक अमेंडमेंट है, मतलब एक संशोधन है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो था वो सरकार लेके आई थी 1955 के अंदर। इसमें क्या था कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम था, तो बड़े बड़े जो शाहूकार थे वो किसान की उपज को खरीद कर, जैसे गेहूं था उसको ना स्टोर कर लेते थे। अब भारत के अंदर भारत जो था वो अपनी जनता को भी, मतलब जो प्रॉपर अनाज जो था वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि कालाबाजारी बहुत ज़्यादा थी, लोग स्टोर कर लेते थे, बड़े बड़े शाहूकार जब डिमांड बढ़ती थी तो ज़्यादा रेट पे वो बेचते थे, तो भारत सरकार को इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, जो अनाज था विदेशों से खरीदना पड़ रहा था। तो 1955 में सरकार एक एक्ट लेके आई, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके आई 1955 में। तो सरकार ने कुछ इसेंशियल चीज़ों की, जरूरी चीज़ों की एक लिस्ट तैयार करी है, और इन चीज़ों का कोई भी व्यक्ति जो था एक लिमिट के ऊपर उनको स्टोर नहीं कर सकता, इनकी कालाबाजारी नहीं कर सकता। तो कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में सरकार ये एक्ट लेके आई थी। इसमें क्या होता है कि सरकार चीज़ें ऐड करती रहती है, हटाती भी रहती है। जैसे पिछले साल मार्च के अंदर जब मास्क, आपको पता है मास्क और हैंड सैनिटाइजर जो थे इसकी कालाबाजारी होने लगी थी, मास्क बहुत महंगे बिकने लगे थे क्योंकि लोग स्टोर कर लेते थे, तो उसको रोकने के लिए भी सरकार ने इसको इसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में ऐड कर दिया था, इसका जो कालाबाजारी है उस पर रोक लगाने के लिए। और बाद में इसको शायद जुलाई में इस लिस्ट से हटा भी दिया था। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो इसमें सरकार ने 2020 में संशोधन करके गेहूं, मतलब जो भी धान हो गए और जो दालें होंगी और जो ऑयल हो गया, इन चीज़ों को इसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया, उस लिस्ट से हटा दिया। मतलब अब ये हो गया कि कोई कितना मर्जी अनियन जैसे हो गया, जो प्याज है उसको स्टोर कर ले, आलू को स्टोर करके रख ले, या फिर जो अपना गेहूं है उसको स्टोर करके रख ले। तो सरकार का पक्ष ये है, सरकार ये कह रही है कि मान लो जब किसान ने आलू बोया, अब आलू बेचने के लिए गया, तो तब मार्केट के अंदर रेट उसका बहुत कम है, कीमत कम है, तो किसान अपने जो फसल है उसको स्टोर करके रख ले, और उसके बाद जब रेट बढ़ेंगे तब बेच दे। लेकिन इसमें देखिए सरकार की मंशा थोड़ी सी समझने वाली है कि भारत के अंदर 86% जो है स्मॉल फार्मर्स है। स्मॉल फार्मर्स छोड़ो, जो बड़े फार्मर्स भी होंगे उनके पास भी इतने बड़े बड़े गोदाम नहीं होंगे, इतनी सारी सुविधाएं नहीं होंगी कि वो अपनी फसल को लंबे समय तक स्टोर करके रख सके। एक किसान है, उसके पास जैसे आलू है, एक ट्रॉली आलू है, तो वो उसके पास उन एक ट्रॉली आलू को स्टोर करके रखने के लिए कितनी दिन तक वो रख सकता है।
उसने अगली फसल भी तो बोनी है, उस फसल को स्टोर करके रखेगा, उसकी सार संभाल करेगा या फिर अगली फसल पे ध्यान देगा। तो ये किसान के पास तो इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो अपनी फसल को स्टोर करके रख सके। लेकिन इससे क्या होगा कि जैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, कॉरपोरेट है, वो क्या बड़े बड़े स्टोर बना लेंगे, कोल्ड स्टोर बना लेंगे। जैसे किसान से कम कीमत में आलू खरीद लिया, कम कीमत में प्याज खरीद लिया, अब उसको बड़े बड़े गोदाम में स्टोर करके रखा हुआ है। पुलिस जाएगी और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मोदी सरकार ने ये परमिशन दे दिया कि जितने मर्जी स्टोर करें। अब आलू तो सबको खाना है, प्याज भी खाना है, अब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाता है। तो ये होती है कालाबाजारी। तो इससे सीधा सीधा जो फायदा होगा, कालाबाजारी बढ़नी है, सीधा सीधा जो फायदा होगा वो बड़े बड़े ट्रेडर्स को होगा, कॉर्पोरेट्स को होने वाला है। जैसे देखिए आपके एरिया के अंदर अगर कोई सरसों का तेल आ रहा है, किसी भी ब्रांड का आ रहा है, ठीक है, सरसों का तेल आ रहा है, उसका अब कंपनी मान लो महाराष्ट्र की है, जो जिस ब्रांड का सरसों का तेल है जो आपके एरिया में बिक रहा होगा, अब कंपनी डायरेक्ट आपकी उस छोटी सी जो मार्केट है उसके अंदर जो दुकान है उस पर देने के लिए नहीं आती। कंपनी का प्रत्येक एरिया में एक डीलर होता है। कंपनी अपना सारा माल लाके उस डीलर के पास पटक देती है। जैसे मान लो आपके एरिया में जो भी कोई डीलर है उसके पास वो लाके ना अपने जो ऑयल है वो रख देगी। अब वो डीलर उसको निकाल नहीं रहा, डीलर स्टोर करके रख लेगा। कोई भी जो होलसेलर है, दुकानदार है, उसके पास जा रहे हैं कि ठीक है जी हमें, क्योंकि डीलर से ही खरीदना होता है, ये ब्रांड चाहिए, ऑयल दीजिए। अब वो कहेगा नहीं जी है ही नहीं, अभी तो है ही नहीं हमारे पास। मार्केट के अंदर अब ये ऑयल जो है वो निकलेगा नहीं, मार्केट के अंदर जाएगा नहीं, तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा कि इसका रेट बढ़ जाएगा। तो जैसे रेट बढ़ेगा अब जो ये जो डीलर है अब वो धीरे धीरे करके उसको निकालेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट से भी जो फायदा किसान को नहीं है, किसान अपनी फसल को स्टोर करके नहीं रख सकता, तो सीधा सीधा जो फायदा है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को ही होने वाला है। तो आई होप आप ये जो तीनों बिल्स हैं उनको समझ गए होंगे। अब आप भी ये आइडिया लगा सकते हैं, या फिर क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं, अगर फार्मर है तो आपको पता होगा कि इसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।